नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संगीत में ताल। ताल जो कि जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी लें या हम संगीत की बात करें, दोनों में ताल का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ताल का मतलब होता है अनुशासन। संगीत की जब हम बात करते हैं तो संगीत में ताल जो है एक ऐसा धरातल, ऐसा समय चक्र, ऐसा एक काल को नापने का एक ऐसा पैमाना जिस पर कि गायन, वादन, नृत्य तीनों प्रतिष्ठित होते हैं, ये ताल है, जैसा कि इससे पहले आपको बताया है। अब जब हम ताल की बात करते हैं तो कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो ताल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है ठेका, यानी ताल का ठेका क्या है। कई बार आप सुनते हैं कि किसी संगत कलाकार से कहा जाता है कि आप ज़रा 3 ताल का ठेका बजाइए, 1 ताल का ठेका बजाइए। तो ये ठेका शब्द क्या है? ठेका यानी कि जो ताल की जो मात्राएं हैं उस पर जब हम पखावज या तबले के बोलों को जब हम उस पर फिट करते हैं तो उससे जो एक चक्र बनता है उसको हम ठेका कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण 3 ताल का दिया था, तो 3 ताल में 16 मात्राएं, अब हम उसको 1 2 3 4 या 1 2 3 4 करके तो नहीं कर सकते। हमने उसमें क्या किया, तबले के जो बोल हैं धा धिन धिन धा, ये जो तबले से जो आवाज़ उत्पन्न होती है बजाते हुए, उस आवाज़ को, उन बोलों को इन मात्राओं के साथ फिट कर दिया। तो हम इन मात्राओं को की काउंटिंग, यानी हम 1 2 3 या 1 2 3 करके नहीं बोलते, हम उसके बोलों के बोलों पर बोलते, यानी उस मात्रा पे हमने बोलों को फिट किया है। तो ये क्या होगा, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ना बोल के हम क्या करेंगे, उसको धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। हम इस तरह से बोलों को बोलेंगे। तो ये जो बोलों का जो एक फ्रेम है, ये पूरा मीटर है 16 मात्रा की, इसको हम कहते हैं ठेका। और हर ताल का अलग अलग ठेका होता है। जैसे 3 ताल का 16 मात्रा का है, 1 ताल का है 12 मात्रा का है, दादरा का 6 मात्रा का है, रूपक का 7 मात्रा का है। तो मैं भारतीय संगीत की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो ठेका जो है, हर ताल का अपना अलग अलग ठेका है। हाँ, कुछ तालों में आप देखिए कि मात्राएं लगभग बराबर होती हैं। जैसे 1 ताल में 12 मात्रा, और ऐसे ही 4 ताल या चौताल में भी 12 मात्रा हैं, लेकिन ठेका यानी बोल अलग अलग है ना। तो हम ये कहें कि 1 ताल का ठेका लगाइए या चौताल का लगे, तो हम चौताल में 1 ताल का ठेका नहीं लगा सकते क्योंकि उसके बोल अलग हैं। और चौताल के बोल किस पे होंगे, पखावज पर। 1 ताल के बोल किस पे होंगे, तबला पर। तो तबले के बोल हम पखावज के साथ नहीं लगा सकते, तो उसका ठेका उस वाद्य के अनुरूप ही होता है। और ऐसे ही जो तबले का ठेका को तबले के ही बोलों को लेकर होगा, ये अलग बात है। वर्तमान समय में हम जब विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं या हम संगीत सिखाते हैं या कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी परंपरा में, आप चाहे गुरु शिष्य परंपरा लें, जब वो सिखाया जाता है तो उस समय हम क्योंकि इतने पखावज वादक नहीं मिल पाते या नहीं सुगम हो पाते, तो तबले पर हम पखावज के बोलों को जो है बजाकर विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हाँ, अमुक ताल में इतनी मात्राएं हैं और उसके ये बोल निकलते हैं। तो इस प्रकार से वो हर ताल का अपना अपना ठेका अलग अलग जो है वो जान पाते हैं, और ठेका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 1 ताल का ठेका हम तबले पर उसको देखते हैं। 1 ताल 12 मात्रा का है और 12 मात्रा के हिसाब से उसको 6 भागों में विभक्त किया गया है। तो 12 से जब 2 से उसको डिवाइड करें तो कितना बनता है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनता है, यानी एक विभाग में 2 मात्राएं आएंगी। तो ये कैसे आएंगी, आइए तबले पर देखते हैं। उसके हिसाब से हाथ से ताली खाली, यानी उसकी मात्रा ताल और उसके विभाग ताल को हम हाथ से भी देख सकते हैं। और फिर उसके एक उदाहरण पर हम बंदिश को देखें, इसी से मिलती जुलती दूसरी ताल कैसी है, उसका उदाहरण, उसका भी इसी प्रकार से हम हाथ से ताली खाली देना और तबले पर उसका ठेका हम उस प्रकार से देखेंगे। तो आइए ठेका शब्द समझकर आप उसको तबले पर देखेंगे। 1 ताल कैसे होगी, धिन धिन धा गे तिर किट तू ना कत ता
धा गे तिर किट धी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो आप देखिए जैसे तबले पर जो बोल बज रहे हैं उसके आधार पर मैंने हाथ से आपको ताली खाली दी। अब ये ताली खाली जब दे रहे तो 1 2 ताली दी, फिर एक फिंगर दिखा है नीचे यहाँ पे, 3 4 मैंने इसी प्रकार से खाली दिखाई, अपनी एक उंगली पर जो है मैंने एक मात्रा दिखाई, फिर पुनः ताली, फिर एक मात्रा दिखाई, फिर खाली एक मात्रा दिखाई, फिर ताली, पुनः एक मात्रा, और फिर से एक और ताली, फिर एक मात्रा। यानी कि ताली खाली ताली खाली ताली और ताली, यदि हम शॉर्ट में बोले और हर एक के साथ एक एक मात्रा को फिट कर दिया जाए तो ये बनते हैं पूरे 12 मात्रा। फिर से देखते हैं, धिन धिन धा गे तिर किट तू ना कत ता धा गे तिर किट धी ना धिन। अब हम इसको यदि मात्रा के हिसाब से नंबरिंग करें तो भी कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो यानी ये मात्रा ताल है जिसमें कि एक एक मात्रा दिखी। अब जब हम एक ताल की लय बढ़ा दें तो हम इसकी मात्रा को हटा के, या हम यदि इसकी विभाग ताल दें तो कैसे होगी, इसमें मात्राओं को यानी जो हम अलग से एक मात्रा की काउंट अपने एक उंगली के हिसाब से करते हैं उसको छोड़ के हम सीधे सीधे ताली खाली पे लेते हैं। धिन धिन धागे तिरकट तू ना कत्ता धागे तिरकट दीना, धिन धिन धागे तिरकट तू ना कत्ता धागे तिरकट दीना धिन। तो हम यहाँ पर हम बहुत सहज महसूस करते हैं, जैसे जैसे लय बढ़ती है हमारे लिए ताली और खाली देना बहुत आसान हो जाता है। तो हम उसके हिसाब से मात्र ताली खाली दिखाकर, यानी कि ये विभाग, इसे विभाग ताल कहते हैं, विभाग दिखाकर, विभाग में आने वाली ताली और खाली दिखाकर हम न केवल ताल की किस प्रकार से विभाजन किया है हमने ताल को अलग अलग खंडों में, वो भी दिखा रहे, साथ साथ हम ये भी बता रहे कि कहाँ पे ताली कहाँ पे खाली आती है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस ताल की हम बात करते हैं तो इससे मिलती जुलती एक और ताल है, उसको हम कहते हैं चार ताल या चौताल। और चार ताल या चौताल जो है ये ध्रुपद के साथ बजाई जाती है, संगति इसकी ध्रुपद के साथ की है। तो ध्रुपद के साथ कौन सा वाद्य बजाया जाता है, वो है पखावज। पखावज जो है मृदंग की ही तरह एक वाद्य है जिसके एक तरफ स्याही होती है और एक तरफ जो है वो खाली होता है, जहाँ पर कि आटे को गूंथ कर उसका एक डव बनाकर उसको बजाने से पहले उस पर चिपकाया जाता है, और उसके बाद उस पर जब वादन किया जाता है तो वो जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है वो वाकई उसकी ध्रुपद की संगति के साथ एक अलग ही आनंद जो है वो प्रदान करती है, उसका एक वाइब्रेशन अलग होता है। और जब जो है ये संगत या पखावज वादन संपन्न हो जाता है तो उसको खरोंच कर निकाल दिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी संगीतज्ञों में एक मत है कि यदि किसी के गले में कोई समस्या है तो शायद उससे बनी हुई यदि कोई चपाती आप ले लें तो गला ठीक हो जाता है, क्योंकि उस पर वो असर होता है उस पर, ऐसा भी माना जाता है। तो खैर जब हम बात करते पखावज की तो पखावज का वादन ही अलग है, उसके बोल ही अलग हैं। तो वो धिन धिन धागे त्रिकट तूना कत्ता धागे त्रिकट धीना, जहाँ तबले के बोल हैं, पखावज के क्या होंगे, धा धा दिन ता ईट धा दिन ता ईट कत गदी न धा। अब हम धा धा धिनता जब सुनते हैं तो वो तबले के बोल, यानी उसी ताल को जब तबले पे बजाई जाए तो धा धा धिनता किट धा धिनता तिट कत गदी गनदा, और तब यदि पखाव पे धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदी गेन धा, इस प्रकार से पखावज पर बजाई जाती है। उसकी भी जो उसका जो मात्रा विभाजन है वो कैसे, देखिए ये भी 12 मात्रा की ताल है, एक ताली 12 मात्रा की ताल है, इसमें भी उसी प्रकार से ही किया जाता है। जैसे धा धा
दिन ता टीट धा दिन ता टीट कत गद गिन धा। तो इस प्रकार से ये चौताल आती है, जिसमें कि बिल्कुल विभाजन उसी तरह से 6 विभाग हैं, हर विभाग में 2-2 मात्राएं हैं और उसमें ताली खाली उसी प्रकार से दी जाती है। तो ये तो थी एक ताल। अब हम जब एक ताल की थोड़ा सा लय बढ़ा देते हैं, यानी उसकी थोड़ा सा टेम्पो उसका बढ़ा देते हैं और तब हम बंदिश को गाते हैं, तो हम उसमें हमें ज़रूरी नहीं कि हम इस प्रकार से मात्रा ताल को दिखाएं, हम सीधे सीधे दिन दिन धक तक तो ना दिन दिन धक तक तो ना कत्ता धक तक दिन, इस प्रकार से अपने हाथ पे अपने पैर पे भी इस प्रकार से हम मात्रा ताल या विभाग ताल हम दिखा सकते हैं, जिससे हमारे गायन में या वादन में हम ताल पे हमारी कंट्रोल रहती है। तो आइए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं एक ताल का। राग मियाँ की तोड़ी की एक बंदिश है एक ताल की। हम तो को भवर नाही, हम तो को भवर नाही, हम तो को भवर नाही, जोईत उत मंडरावे, जोईत उत मंडरावे, हम तो को भवर नाही, हम तो को भवर नाही, जोईत उत मंडरावे, जोईत उत मंडरावे, चातक सी हमरी बाण, चातक सी हमरी बाण, स्वाति बूंद सुख पावे, हम तो को भवर नाही, हम तो को। अब देखिए मैं विभाग ताल दिखा रही हूँ। दिन दिन धग दिगर तो ना कत्ता धग दिगर दीना दिन दिन धग। बंदिश तो चल ही रही है, ताल भी हाँ साथ में ताली खाली दे रहे हैं। इसमें मात्रा ताल देना जो है वो मुश्किल है। जब हम गाते हैं तो मात्रा ताल देने पे भी लय बढ़ी हुई है वो, या उसका टेम्पो बढ़ा हुआ हो, तो हम ताल की हर प्रत्येक मात्रा को दिखाने में कई बार मुश्किल होती है, कंफ्यूजन होता है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए विभाग ताल यहाँ पर बहुत सुविधापूर्ण है, बहुत सुगम होता है। हम तो को भवर नाही, हम तो को भवर नाही, जोईत उत मंडरावे, जोईत उत मंडरावे, चातक सी हमरी बाण, चातक सी हमरी बाण, स्वाति बूंद सुख पावे, स्वाति बूंद सुख पावे, हम तो को भवर नाही, हम तो को भवर नाही, नई नई कलियानंत, नई नई कलियानंत, निता भवरन भर मावे, निता भवरन भर मावे, हमारे तो अलग रंग, हमारे तो अलग रंग, उन्हीं के गुण गावे, उन्हीं के गुण गावे, हम तो भवर नाही, हम तो। अभी ताल चल रही है। हम तो को भवर नाही, हम तो को भवर ना। मैंने आलाप लिया, उसी
के बीच में ताल चल रही है, ताल का जो वो चक्र है वो चल ही रहा है, उसी में मैंने अपनी आलापचारी करी, उसी में मैं अपनी तानें लूँगी, स्वरों को द्रुत गति में गाऊंगी, बोल बनाऊंगी, ताल वही चल रहा है। तो मुझे अल्टीमेटली क्या फॉलो करना पड़ रहा है, ताल के चक्र को, और मैं उसी 12 मात्रा के चक्र के बीच में ही रहूंगी, उससे बाहर नहीं जा सकती हूँ, नहीं तो मैं बेताली हो जाऊंगी। हम तो को भंवर नाय, हम तो को भंवर नाय, हम तो धनि सरे सरे ग मदा प मदा मग मरे रे ग रे रे ग रे ग रे रे ग रे सा। हम तो को भंवर नाय, हम तो सारे ग रे सनी सा सारे ग म ग रे सनी सा धनी सारे ग रे सनी सा। हम तो मैंने चाहे तान ली उसकी, चाहे आलाप लिया। तान का मतलब कि हम उसको स्वरों को फास्ट गाते हैं, जल्दी जल्दी स्वरों को गाते हैं तो वो तान कहलाती है। आराम से लेंगे तो वो आलाप कहलाता है, यदि बहुत स्लो स्पीड में। हम तो को भंवर नाहि। अब मैंने इसके बोलों को सजाया है किस पे, ताल पर ही। हम तो नाही को भंवर नाहि, हम तो को भंवर नाहि नाहि, हम तो को भंवर नाहि, हम तो भंवर हम तो ताल चल रही है, हम उसके साथ लय के साथ खेल रहे हैं, उसके बोल बना रहे हैं। तो जैसे मैं बार बार एक संज्ञा का प्रयोग करी हूँ, लय है ना, लय के साथ खेल रहे, तो आपके मन में आएगा लय क्या चीज़ है। अब लय के बारे में बताते हैं। लय का मतलब होता है कि एक जो ताल की एक मात्रा है उससे और दूसरी मात्रा के बीच में जितना समय लगता है, जितना डिस्टेंस है, वो जो समय है वही दूसरी और तीसरी मात्रा के बीच में लगता है, और वही तीसरी और चौथी के बीच में लगता है। यानी वो समय इक्वल डिवीजन ऑफ टाइम है। एक मात्रा और दूसरी मात्रा के बीच में जो टाइम है वही इक्वल डिवीजन दूसरी और तीसरी, और जितनी भी मात्राएं उस ताल में प्रयोग हो रही हैं उनमें इक्वल डिवीजन ऑफ टाइम है। बिल्कुल उतना ही समय लगता है हर दो मात्रा के बीच में। तो जब प्रत्येक मात्रा के बीच में उतना समय लग रहा है इक्वल, तो वो उसको एक फ्रेम, एक उसकी जो संरचना होती है वो एक अलग, बिल्कुल अलग बन के आती है। इसमें सब चीज़ इक्वली डिवाइडेड है। वो समय चक्र को बनाता है, यानी उसको एक टेम्पो देता है, उसको एक गति प्रदान करता है, और इसी को हम कहते हैं लय, उस गति को। अब ये लय जो है वो फास्ट भी हो सकती है, लय स्लो भी हो सकती है, लय बहुत स्लो भी हो सकती है, लय बहुत फास्ट भी हो सकती है, लय मीडियम भी हो सकती है। यानी कि लय विलंबित हो सकती है, अति विलंबित हो सकती है, लय द्रुत हो सकती है, अति द्रुत भी हो सकती है, लय मध्य लय भी हो सकती है, यानी बीच की है, ना तो ज़्यादा स्लो है न ज़्यादा फास्ट है। तो लय जो है वो 3 प्रकार की लय होती है मुख्यतः। और जैसे मैंने बोला कि अति विलंबित या अति द्रुत, वो तो जब हम उसी को और बढ़ा लेते हैं उसकी स्पीड तो अति द्रुत हो गई, और उसको और हम तेज़ गाते हैं और स्लो करते हैं, बहुत स्लो करते हैं, जो विलंबित लय है उससे भी कम करते तो उसको अति विलंबित कहते हैं। तो विलंबित, मध्य और द्रुत लय, ये 3 जो है लय के प्रकार हैं। अब द्रुत लय की, जैसे मैंने अभी ये बंदिश गाई, द्रुत लय में गाई, या मैं कोई तराना गा रही हूँ तो उसमें बहुत फास्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अति द्रुत लय। और हम जब कहते हैं कि विलंबित लय, तो यानी कि बहुत स्लो। विलंबित का अर्थ जैसे विलंब से आना। विलंब से हम कब आते हैं? जब हम बहुत स्लो होते हैं, है ना, तो हम विलंब से आते। जीवन में भी देखिए, किसी चीज़ में हम कहते हैं कि
बहुत ही विलम्ब हम बहुत विलम्ब से पहुँचे। क्यों विलम्ब से पहुँचे? कहीं ना कहीं हमारी जो गति थी वो कहीं ना कहीं धीमी थी, किसी भी कारण से गति धीमी थी। तो वहाँ पर जब हम अपने गंतव्य पर सही समय पर नहीं पहुँचेंगे तो हम कहते हैं कि वहाँ पर हम बहुत विलम्ब से आए। तो संगीत में अब विलम्ब का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपसे कहा, मात्रा है, 1 ताल की मात्रा है या 3 ताल की मात्रा है, ये हम यदि विलंबित उसमें लेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी जो टेम्पो है, उसकी जो चाल गति वो बहुत स्लो होगी, और स्लो होगी तो हम पूरा आवर्तन कंप्लीट करके पहली मात्रा यानी सम पर हम देर से ही पहुंचेंगे। जहाँ पे स्टार्टिंग है, जो हमारा लक्ष्य, वो गंतव्य पर हम देर से ही पहुंचेंगे। तो ऐसी जब बहुत धीमी गति होती है उसको हम कहते हैं विलंबित लय। और जब बहुत तेज़ होती है तो हम फटाफट चल रहे हैं, तेज़ गति चल रही, तो हम अपने गंतव्य पर हम जल्दी पहुंचेंगे, यानी फास्ट स्पीड है तो हम उसको कहते हैं द्रुत गति। इसका अर्थ है द्रुत लय, जिस गति से पहुंचे द्रुत लय। अब हम ना तो बहुत स्लो चल रहे हैं ना हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो हम बीच में चल रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मध्य लय। मध्य लय की जो है गति है, यानी मध्य लय। तो लय 3 प्रकार की है, विलंबित, मध्य और द्रुत लय। आइए इसके छोटे छोटे उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे विलंबित की बात करते हैं तो एक विलंबित ख्याल हम लेते हैं, भैरव का लेते हैं, जैसे 48 में। तो ये कैसे शुरू होगा? आप देखिए कितनी धीमी गति में मैं गा रही हूँ, इसलिए जो मुखड़ा था राम को नाम, राम को नाम, अब राम को नाम ये मुखड़ा है। और जो इसका सम पे मैं बहुत देर से आई, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत कम थी, मैं बहुत धीमी लय में चल रही थी, इसीलिए मुखड़ा पकड़ के सम में लेट आई मैं। अब मैं यदि द्रुत लय की कोई बंदिश गाती हूँ तो उसमें देखते हैं कैसे आती 3 ताल की बंदिश। धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, सुलक्षण गिरधारी, छवि सुंदर लागे अति प्यारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत, जल्दी से सर्कल खत्म हो रहा है, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, बंसीधर मन मोहन सुहावे, बंसीधर मन मोहन सुहावे, बलि बलि जाऊं मोरे मन भावे, सब रंग ज्ञान विचारी, धन धन मूरत
ताल जो है धादिन निंदा, ये इसका जो चक्र है फटाफट खत्म होके सम पर पहुंच रहा था। यानी वो टाइम फ्रेम, वो जो जितना वो ले रहा था विलंबित ख्याल में, वो टाइम फ्रेम जो है वो कम हो गया इसमें। और विलंबित वाले में वो ज़्यादा समय ले रहा था, उसकी लय जो थी वो ज़्यादा धीमी थी, इसीलिए वो ज़्यादा समय ले रहा था। यहाँ द्रुत में जो है समय कम ले, क्योंकि इसकी गति जो थी वो फास्ट थी, यानी कि लय तेज थी। अब मध्य लय की हम बात करते हैं। मध्य लय की जो है यानी न तो वो फास्ट है न वो स्लो है। कैसे? उदाहरण एक झपताल का इसी राग में, राग भैरव में। झपताल की बंदिश है। ओमकार बसत नीता निरागुण निरंकार ओंकार अब यहाँ देखिए बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं है। तो ये जो बीच का जो एक गति जो है बीच की, वो मध्य लय कहलाती है। तो आप प्रैक्टिकली, आपको बताने का उद्देश्य यही है कि आप उसको समझें। तो किसी भी ताल की जो लय है वो 3 प्रकार की, विलंबित, मध्य और द्रुत लय। अब हम जब विलंबित को उससे भी स्लो करेंगे तो अति विलंबित हो जाएगी, द्रुत को हम बहुत फास्ट करेंगे, यानी जो उसकी गति है उससे भी फास्ट करेंगे तो वो अति द्रुत हो जाएगी, जो नॉर्मली तरानों में प्रयोग होती है। क्योंकि तरानों में निरर्थक शब्द होते हैं, तन नन नोम, जो कि उच्चारण करने में उसमें ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती है। तो इसीलिए अति द्रुत उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से अति द्रुत ताल जो है उसमें तराना गाया जा सकता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें भारतीय संगीत में ताल के विषय में। अगले उसमें भी हम ताल के ऊपर ही कुछ और चर्चा करेंगे और कुछ और उदाहरणों के साथ आपको विस्तार से इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।